पेशावर से मुजफ्फराबाद तक का रास्ता खिजा की रंगीनियों से भरा हुआ था। दरख्तों के पत्ते नारंगी, सुर्ख और जर्द रंगों से भरपूर थे, जिनकी सरसराहट नरम हवा में सुनाई दे रही थी। हिमालय की दूर की चोटियां फख्र से सर उठाए खड़ी थीं और हवा में आने वाली सर्दी की खुशबू थी। ताहिर खान गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे बैठा था। उसका दिल खुशी से भरपूर था जब उसने पीछे बैठे अपने खानदान की तरफ मुड़ के देखा। हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं सादिया, उसने अपनी बेटी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जो अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देखते हुए चमक रही थीं। मुजफ्फराबाद के फर्नीचर की शोहरत पूरे इलाके में। तुम्हारी शादी ऐसी होगी कि लोग कई साल तक इसका जिक्र करेंगे। सादिया ने हंसते हुए नरम लहजे में कहा, अब्बू मैं बहुत खुश हूं कि हम ये कर रहे हैं। मैं हमेशा से अपने घर के लिए रिवायती फर्नीचर चाहती थी, जैसा कि नानी हमें सुनाया करती थी। ये जगह बहुत हसीन है और लोग बहुत ही नेक और मेहरबान हैं। उसकी माँ आयशा मुस्कुराहट के साथ सादिया की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मुजफ्फराबाद वाकई एक जौहर है। तुम देखोगी जब हम बाजार पहुंचेंगे सादिया, वहां के फर्नीचर की कारीगरी इतनी ही पेचीदा है जितनी कि उस जेवर की जो हम पेशावर से खरीद के आए हैं। वो तंग रस्तों से गुजरते हुए कहानियां सुनाते हुए और कहकहे लगाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। उनकी मोहब्बत की गर्मी उनके गिर्द एक नरम चादर की तरह लिपट गई। हर मोड़ उन्हें उम्मीदों ख्वाबों के भरपूर मुस्तकबिल के करीब ले जा रहा था। उन्होंने एक मेहमान खाने में कयाम किया, जो नीलम दरिया के किनारे वाक़ एक सादा लेकिन दिलचस्प जगह थी, जहां सूरज की किरणों के नीचे पानी चमकता हुआ चांदनी की तरह लगता था। अगले दिन बाजार में जिंदगी का शोरगुल था जब उन्होंने मुजफ्फराबाद के मशहूर लकड़ी के फर्नीचर को देखा। सादिया के दिल में उम्मीद की लहरें उभर रही थीं जब वो अपने नए घर की तस्वीर बनाने लगी, जहां वो अपने होने वाले शौहर के साथ जिंदगी गुजारेगी। मकामी लज्जतों की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी, जो दुकानदारों की हंसी और खुश खरीदारों की बातों के साथ मिलकर चल रही थी। अगले दिन उनके मेहमान खाने के कमरे में सूरज की किरणें नरम से पर्दों के दरमियान से गुजर रही थीं। आयशा नाश्ता तैयार कर रही थी। ताज़ा पकी हुई रोटी की खुशबू हवा में फैल रही थी। ताहिर अखबार पढ़ रहा था। कभी कभी अपनी बेगम से एक आध खबर बांट लेता, जबकि सादिया एक कोने में बैठी अपनी शादी के लिए खरीदे गए नाजुक सोने के जेवर को देख रही थी। लेकिन सुकून जिंदगी की तरह नाजुक होता है। अचानक जमीन घुर्राई, जैसे कोई जानवर नींद से जाग उठा हो। उनके नीचे की जमीन जोरदार झटके से कांप उठी और सब कुछ लम्हे भर में धुंधला हो गया। मेहमान खाने की दीवारें ऐसे झुकने लगीं जैसे नामालूम अफराद उन्हें धक्का दे रहे हों। इस लम्हे सादिया के दिल में खौफ का एक एहसास उभर आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपने वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उस लम्हे की हौलनाकी झलक रही थी। पास रहो, उसने चिल्लाकर कहा, जबकि छत टूटने लगी। अंधेरे में जाने से पहले आखिरी चीज जो सादिया ने देखी वो अपने वालिद की आंखों में खौफ था। जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जब सादिया होश में आई तो वो एक भारी बोझ के नीचे दबी हुई थी। उसका जिस्म मलबे के नीचे फंस गया था। उसकी टांगें बेहरकत थीं और उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर था। सिर्फ उसका एक हाथ आजाद था, जो मलबे से बाहर झुका हुआ था किसी मायूस दुआ की मानंद। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसकी आंखें धुंधली रोशनी के मुताबिक ढल गईं, जो दरारों से आ रही थी। हवा धूल से भरी हुई थी और दूर की मध्यम चीखें सुनाई दे रही थीं, जो अब भी दबे हुए लोगों की थीं। उसने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म इसकी बात सुनने से इनकार कर रहा था। उसका गला सूख गया था और उसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी थी। मदद, उसने बमुश्किल कहा, लेकिन यह तबाही के शोर में गुम हो गई। उसके अंदर बेचैनी उभरी जब उसने अपने खानदान के बारे में सोचा। वो कहाँ थे? एक सर्द दहशत ने उसे ढांप लिया। घंटे गुजर गए। ऊपर की दुनिया जैसे आगे बढ़ गई हो, जैसे उसने नीचे दबे हुए लोगों को भुला दिया हो। यह एहसास उसके दिल में उतरा। वो अकेली थी, मुमकिन तौर पे अपने खानदान को खो चुकी थी। जब उम्मीद का चमकता सितारा मध्यम पड़ने लगा तो उसने कदमों की आहट सुनी। साए मलबे के टुकड़ों पर झिलमिलाए और फिर एक हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। सादिया के दिल में राहत का एहसास दौड़ गया। वो उसकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन कुछ गलत था। ये छूना नरम नहीं था, ये खुरदुरा और जल्द था। वो हाथ उसकी उंगलियों के गिर्द लिपट गया, लेकिन उसे आजाद करने के बजाय वो उसकी शादी की अंगूठी उतारने लगा। सादिया का दिल अदम यकीन में धड़कने लगा। उसने अजनबी के हाथ को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि वो अब भी जिंदा है। क्या वो उसे देख नहीं सकते?
महसूस नहीं कर सकते? ऊपर वाले आदमी ने अपनी सांसों में बद्दुआएं दी। वो जिंदा है, उसने करीब के किसी को चुपके से बताया। उससे छोड़ दो, दूसरे ने जवाब दिया। वहां देखो, मेज के नीचे सोना है। आदमी ने सादिया के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया, जैसे वो मलबे की मानिंद हो। सादिया ने हैरत से देखा कि वो उसके खानदान की चीजों को लूट रहे हैं, जो उसकी शादी के लिए खरीदी गई थी। उसका दिल चीख रहा था, जो कि उसके टूटे हुए जिस्म से भी बुलंद आवाज में था। इस लम्हे में पत्थर के नीचे दब जाने की तकलीफ खयानत की तकलीफ से कम थी। सादिया साकत लेटी रही। उसकी रूह बात की हकीकत के नीचे दबी हुई थी जो उसने अभी देखा था। ज़लज़ले ने उसके खानदान को ले लिया, उसका मुस्तकबिल। लेकिन असल खौफ जमीन के गज़ब में नहीं, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले लोगों की सर्द बेहिसी में था। उसकी गर्द आलूद आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। उसने अपनी माँ की कहानियों को याद किया कि ज़लज़ले अल्लाह के गज़ब की अलामत हैं, लोगों के लिए तौबा की याद दहानी। लेकिन अब जब वो मुजफ्फराबाद के खंडर में आधी दफन लेटी हुई थी, उसके दिमाग में एक नया सवाल उभरा कि यह अजाब इन दरिंदों के लिए क्यों नहीं आया, जो जिंदों की मदद करने के बजाय मुर्दों को लूट रहे हैं। जमीन ने इन्हें क्यों नहीं निगला। उसी मायूसी के दरमियान एक आर्जी याद उभरी, उसके वालिद की हंसी की गर्मी, उसके माँ की आगोश की नरमी, मोहब्बत से भरपूर मुस्तकबिल की खुशी। लेकिन अब उसके लिए कोई नहीं आएगा। दुनिया आगे बढ़ गई थी, आंसू बहने लगे। और आंसू क्यों ना बहते, जनाजों की जीनत लवाइकीन के आंसू हुआ करते हैं। यहाँ तो माँ बाप के साथ साथ इंसानियत भी दफन हो रही थी।